फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसके पहले हमने चैनल पर प्रैक्टिस सेट 11 डाला हुआ है और उसके पहले भी हमने मैथ्स के प्रैक्टिस सेट और इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए मित्रों। तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं वर्ग 3 वालों के, तो जिसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे के सारे वीडियो देखिएगा। सभी वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब किशोर में किसी वस्तु, मतलब कोई जो किशोर है, कोई बालक है, ठीक है, किशोरावस्था में है और वह वस्तु किसी समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो उस विकास को हम कौन सा विकास कहेंगे? क्या उस विकास को हम भाषाई विकास कहेंगे? क्या उस विकास को हम मनोगत्यात्मक विकास कहेंगे, या सामाजिक विकास, या संज्ञानात्मक विकास? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, भाषाई विकास तो होगा नहीं, क्योंकि भाषा के अंतर्गत भाषा का विकास होगा, उसके शब्दावलियाँ सुधरेगी या उसमें शब्दों का ज्ञान अधिक होगा। ठीक है, मनोगत्यात्मक विकास इसमें मानसिक विकास से रिलेटेड आएगा। ठीक है, मतलब मनोगत्यात्मक विकास जो भी उसकी मानसिक जो भी संवेग है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में उसमें नैतिक मूल्यों का विकास होगा। ठीक है, नैतिक मूल्य जो है, ठीक है, नैतिक मूल्य हो गए या समाज में रहन सहन या जो भी है वो विकास होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर किशोर जो है वो किसी समस्या, किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर क्या ले रहा है? निर्णय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि जो मनुष्य है या जो व्यक्ति है, बालक है, वो खुद सोचता है, संज्ञान मतलब अपने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर वो निर्णय लेने लगता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 2 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल आंतरिक कारक, ऑप्शन नंबर बी केवल बाह्य कारक, ऑप्शन नंबर सी केवल ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मित्रों ए और बी दोनों। देखिए, आंतरिक कारक भी होते हैं और बाह्य कारक भी होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है, और ऑप्शन नंबर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, यहाँ पर बाल विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम सभी को 1 बाय 1 पढ़ते हैं तो हमें खुद ही आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये तो सिद्धांत है विकास का। भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है, ये भी सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि जो विकास होता है वो भ्रूण अवस्था से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, और सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास तो निरंतर चलता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये वाला ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो विकास को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से तो आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी गति कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, एक समान गति से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम प्रभाव वाला को ऊपर पड़ता है? देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? ठीक है, क्या है? बालकों पर
पड़ता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, हमें वंशानुगत पूछा है। चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव या उपरोक्त सभी पर। देखिए वंशानुगत प्रभाव है कोई और वो बालकों पर पड़ता है, तो कौन सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। जो वंशानुगत होता है, उपरोक्त सभी, देखिए शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो शारीरिक लक्षण होते हैं जैसे हाइट हो गया, ठीक है, आइस का कलर हो गया, ठीक है, अपने स्किन का कलर हो गया, ठीक है। तो जो शारीरिक लक्षण होते हैं मित्रों वो क्या होते हैं, कहना चाहिए वो हमारे जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक होते हैं यानी कि हमारे वंशानुक्रम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे मदर फादर की हाइट थोड़ी कम है तो हमारी हाइट थोड़ी कम होती है, या उनकी आइस जैसे ब्लू है या ब्लैक है तो उस हिसाब से जैसे उनके बच्चों की भी आइस का कलर होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, ठीक है। तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव तो होता है, चरित्र पर प्रभाव भी पड़ता है। देखिए अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, ठीक है, घर का माहौल अच्छा नहीं होता है तो बच्चे भी उसी तरीके से सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, और बुद्धि पर प्रभाव भी पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे सभी जो है वो उपरोक्त सभी जो है वो वंशानुगत प्रभाव है, ठीक है। तो बात करें हम अब अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, ठीक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ओके, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो हमें पूछा गया है यहाँ पर। देखिए अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो वंशानुक्रम क्या मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। परिवार का वातावरण बिल्कुल करता है, ये तो 110% करता है। परिवार का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और परिवार की सामाजिक स्थिति भी ये डिपेंड करती है, ठीक है, मानसिक विकास को, ठीक है, प्रभावित करती है मतलब। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर उपरोक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। देखिए ये स्टेटमेंट है एक प्रकार का और इसमें पर्टिकुलर किसी वैज्ञानिक ने ये दिया हुआ है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है, तो हमें इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, मतलब सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर मतलब सारे जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं वन बाय वन। ऑप्शन नंबर ए फिशर, ऑप्शन नंबर बी रॉश, ऑप्शन नंबर सी जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी किम्बल यंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जॉनसन। जॉनसन जी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है सोशियोलाइजेशन से रिलेटेड। उन्होंने ये कहा है कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जॉनसन। बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं हम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख कान नाक से सोचते हैं, ठीक है। मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख कान और नाक से सोचते हैं। आँख कान नाक से सोचना से वो है मित्रों, मतलब से आशय ये है कि बच्चे जो है वो संक्रियात्मक यानी जो मूर्त चीज़ें हैं, जैसे आँख से सीखना जो देखकर वो सीखते हैं, कान से यानी कि सुनेंगे वो, ठीक है, और नाक से यानी कि उसे महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, ठीक है, उसे इमेजिनेशन करेंगे। तो कौन सी अवस्था में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, कोई टफ नहीं है। अगर हमने जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना तो ये क्वेश्चन हमसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत संवेदों के द्वारा सीखता है। देखिए मतलब आँख भी हमारा देखने का संवेद ग्रहण करता है, कान हमारा सुनने का संवेद ग्रहण करता है और नाक हमारा सूंघने का संवेद ग्रहण करता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है उसमें जो बच्चा होता है वो आँख कान और नाक से ही सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बात करें हम प्रश्न नंबर 8 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 है।
शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, ठीक है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी प्रधानाध्यापक केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी अनुभव केंद्रित, ठीक है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर क्या होता है, ठीक है, सत्तावादी स्तर मतलब कि कहना चाहिए कि डिपेंडेंट, किस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब किसको सेंटर में रखकर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्तावादी, ठीक है। सत्तावादी की अगर बात कर रही है हो रही है यहाँ पर, तो ये होता है शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित सत्तावादी स्तर, ठीक है, केंद्रित नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, सत्तावादी जो है वो शिक्षक केंद्रित होगा, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, एक्शन रिसर्च वाला एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी ज्ञान की खोज करना, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्धारित समय पर पूरा करना और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जो एक्शन रिसर्च है, उसका उद्देश्य क्या है, नवीन ज्ञान की खोज करना है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना है, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्धारित समय पर पूरा करना है, यही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में क्या होगा, ठीक है। यदि कोई छात्र है और छात्र बहुत ज़्यादा कार्य जो है मतलब संभवतः सभी कार्य वो अपने स्वयं के हाथ से करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी परिश्रम करने की भावना जागृत होगी और ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भरता पैदा होगी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है और वो सारे काम अपने हाथ से करता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है और वो सारे काम अपने हाथ से करता है तो उसके अंदर कौन सी क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों आत्मनिर्भरता पैदा होगी, ठीक है, मतलब कि वो सेल्फ डिपेंड होने लगेगा अगर वो सारा काम अपने खुद के हाथों से करेगा तो, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये हमारा प्रश्न नंबर 11वां, ठीक है। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। देखिए क्रमबद्ध हो रहा है, सुसंगत श्रृंखला, ठीक है, मतलब क्रमबद्ध हो रहा है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति और ऑप्शन नंबर डी समावेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है वो सुसंगत रूप से परिवर्तनशील एक श्रृंखला होती है, क्रमबद्ध रूप से होता है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें विकास के सिद्धांतों की तो पूरे सिद्धांतों में यही प्रूफ किया गया है कि जो विकास होता है वो क्रमबद्ध रूप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये विकास की एक परिभाषा है। और बात करें प्रश्न नंबर 12 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12वां, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है वो पूछा है हमसे। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ओके, तो यहाँ पर हम विशेषता क्या नहीं है वो बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता जो है वो विशेषता नहीं है, ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 13वें की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, ठीक है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ठीक है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा मित्रों हमारा आंसर, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जो शिक्षण की
खेल पद्धति है। क्या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर आधारित होती है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत विकास भी होता है, वृद्धि भी होता है, और ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रूफ किया है कि खेल से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है मित्रों, हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्किनर जी ने जो शिक्षा से संबंधित बात कही है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। ठीक है, इन्होंने द्विकारक बुद्धि सिद्धांत भी दिया है स्किनर ने। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ठीक है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर किस पर करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक श्रवण पर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक परिवेश पर। ऑप्शन नंबर सी किस प्रकार में अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई पर। ठीक है, तो बालकों की जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंसी है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो फैक्टर लग रहा है हमें वही है, वो है पारिवारिक परिवेश पर। ठीक है, जो क्योंकि अगर पारिवारिक परिवेश अच्छा है तो बालक की इंटेलिजेंसी भी उसी दिशा में रहेगी। ठीक है, और पारिवारिक परिवेश अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो बिल्कुल भी नेगेटिव रहेगी और उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो पारिवारिक परिवेश पर बालक की बुद्धिमत्ता जो है वो निर्भर करती है। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 16 की, सो ये है हमारा प्रश्न नंबर 16, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निर्णय लिखित में से क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी बालकों में नैतिक मूल्य का संचार। ऑप्शन नंबर सी बालकों की आत्मनिर्भर बनाना। उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से है? ठीक है, तो समावेशी शिक्षा मतलब होती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्या होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में जो है वो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, जैसे पिछड़े बच्चे हो गए। ठीक है, पिछड़े बच्चे हो गए या हमारे दिव्यांग बच्चे जो हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो बच्चे हैं वो विशेष आवश्यकता में आ जाएंगे। ठीक है, तो उन सभी को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही हमारी होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत नहीं है, कौन कौन से उद्देश्य नहीं है? बालकों को आत्मनिर्भर बनाना भी हमारा एक उद्देश्य है, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना भी हमारा उद्देश्य है, और शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी हमारा उद्देश्य है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक प्रारूप पर। ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक प्रारूप पर। और ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक उपलब्धि पर। ठीक है, तो वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, वंचन एक शब्द है और वंचन से अभिप्राय यहाँ पर उस चीज़ से है, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो अलाभान्वित है, वो पीछे छूट गया है या किसी चीज़ में पीछे रह गया है, वो तो वो एक प्रकार का वंचन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रभाव सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक प्रारूप पर कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभिप्रेरणा से भी रिलेटेड हो सकता है, वो संज्ञान से भी हो सकता है, शैक्षिक उपलब्धि से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आर्थिक प्रारूप से वो रिलेटेड नहीं होगा। तो हमारा आंसर यही होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18, अधिगम निर्योग्यता का क्या लक्षण है? ठीक है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिगम निर्योग्यता यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, आप लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी वाला एक टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्फेजिया,
ठीक है, डिसकैलकुलिया। तो आप लोगों ने ये 4 डिसेबिलिटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप इसे प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए। डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, डिसग्राफिया किससे रिलेटेड है, डिस्फेजिया किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी आप प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हमें पूछा गया है अधिगम निर्योग्यता का क्या लक्षण क्या है, ठीक है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ऑप्शन नंबर सी अवधान संबंधी बाधा होना और अभिप्रेरणा का अभाव होना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मित्रों तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अवधान संबंधी बाधा का होना, ठीक है। अवधान संबंधी बाधा का होना यानी कि जो बच्चा अधिगम में डिसेबल होता है, ठीक है, अधिगम की निर्योग्यता रखता है, तो उससे एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो अपना कॉन्सेंट्रेट या अवधान नहीं कर पाता एक जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही होगा मित्रों, करना ही सृजनात्मकता है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता की बात कर रही है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है, ठीक है। जेम्स ड्रेवर का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, टॉरेंस का और टेलर का। तो यहाँ पर हमें बताना है मित्रों कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। सृजनात्मकता से संबंधित उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, ठीक है। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सृजनात्मकता बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खोजपूर्ण प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी अच्छी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर डी सीमित रुचियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मित्रों तो सृजनात्मक बालक जो होता है उसमें कौन सा गुण नहीं पूछा है, मतलब कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए खोजपूर्ण प्रवृत्ति भी उस बालक में होती है, अच्छी अंतर्दृष्टि भी होती है और क्रियाशीलता मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये थोड़ा नेगेटिव है। तो ये सीमित रुचि है, सीमित यानी कि एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ही उसे रुचि है, दूसरी चीज़ों में नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 21 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 21। स्टेटमेंट दिया हुआ है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, यह कथन किसका है, ठीक है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए क्रोयन क्रो का, ऑप्शन नंबर बी ई एल पिल का और ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडसन का, ऑप्शन नंबर डी गेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गेट्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, ये उन्होंने जो है डेफिनेशन दी हुई है वो है गेट्स, ठीक है। गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने ये डेफिनेशन दी हुई है, तो आप इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चे सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को एक अध्यापक की प्लेस पर रखिए और ये सोचिए कि ये इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है मित्रों। तो मेरे मतलब यहाँ पर जो होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकता है, सभी बच्चे सीख सकते हैं। तो यही हमारा स्टेटमेंट, यही जो हमारा कथन है वो बिल्कुल राइट होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें हम प्रश्न नंबर 23 की, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य 3 बिंदु बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। क्या उद्देश्य संबंधित नहीं है, पाठ्यक्रम को रटाना संबंधित नहीं है, अधिगम अनुभव क्रियाएं या विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम शैक्षिक प्रक्रिया के जो 3 मुख्य बिंदु बताए हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हम पाठ्यक्रम को रटाएं, ठीक है। क्योंकि रटंत पद्धति पे तो बिल्कुल भी बैन लग गया है, एनसीएफ 05 ने भी ये कह दिया है कि विद्यार्थियों की रटंत पद्धति को बिल्कुल भी ना अपनाया जाए, उन्हें अपनी जो दैनिक जीवन है, उनका जो डेली लाइफ है, ठीक है, दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाओं के आधार पर उन्हें समझाया जाए, ठीक है। रटाने की पद्धति को
उन्होंने अवॉइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही होगा आंसर कि शैक्षिक प्रक्रिया के जो 3 बिंदु है उसमें हमने पाठ्यक्रम को रटाना ये सम्मिलित नहीं किया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों ने जो दृश्य और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ी होगी तो उसमें हमें बताना है कि मैजिक लैंटर्न जो है, ठीक है, वो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य सहायक सामग्री। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए बाल अपराध, ऑप्शन नंबर बी कमजोर को डराने वाला, ऑप्शन नंबर सी भगोड़ापन, ऑप्शन नंबर डी शालीनता। ठीक है, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करेगा, शालीनता। शालीनता, जो अगर बच्चा शालीन है तो वो भावनात्मक बाधा से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए बाल अपराध कर रहा है, ठीक है, रोज झगड़े झांसे कर रहा है, तो मतलब वो जो है बच्चा भावनात्मक बाधा से ग्रसित है। कमजोर को डरा रहा है, धमका रहा है, तो यहाँ पर भी होगा भगोड़ापन, स्कूल से भाग रहा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें हमारा आंसर हो जाएगा शालीनता। ओके, शालीनता जो है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 26, बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर पढ़ लेते हैं हम, खेल से दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी शरारत को रोकने के लिए। ठीक है, जो बालक होते हैं उनमें वैज्ञानिक अन्वेषक यानी कि एक अच्छे इन्वेंटर के जो लक्षण हैं वो हमें क्यों लाने चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी अंतर्दृष्टि से देखता है, यानी कि उसके पीछे के जो छुपे हुए चीज़ें रहती है उसे खोजने की कोशिश करता है, हमेशा एक नई चीज़ खोजने की कोशिश करता है। तो वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए हमें बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 27, किसी उद्दीपन के निरंतर किए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, किसी उद्दीपन के निरंतर किए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अभ्यासता का नियम, ऑप्शन नंबर बी अधिगम का नियम, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी अधिगम और ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी अस्थाई अधिगम। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसमें एक जो कुत्ता रहता है, ठीक है, तो उसे हमेशा घंटी पर भोजन दिया जाता है। ठीक है, घंटी पर भोजन दिया जाता है, तो जैसे ही घंटी बजती है तो जो मतलब वो उस चीज़ से सीख जाता है कि घंटी बजने पर ही मुझे भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह से लार भी निकलने लगती है। ठीक है, और अगर कुछ जैसे कंटिन्यू ये प्रोसेस होते रहती है तो बिना भोजन के घंटी पर ही उसकी लार बहने लगती है। ठीक है, और उसके बाद में जब भोजन देना बंद कर दिया जाता है तो फिर वो जो है उद्दीपक वो नहीं अपनाता है। ठीक है, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये एक प्रकार का होता है अस्थायी अधिगम। बाद में वो जो डॉगी होता है वो उसे भूल जाता है, तो अस्थायी प्रकार का हुआ ना ये। ठीक है, स्थायी तो नहीं हुआ, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी अस्थायी अधिगम। बात करें प्रश्न नंबर 28 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 28, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए कुत्तों पर, ऑप्शन नंबर बी वनमानुष पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर डी चूहों पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वनमानुष यानी कि चिंपैंजी। ओके, चिंपैंजी पर इन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, चिंपैंजी को एक बंद कमरे में रखा था जिसमें ऊपर में केले लटके हुए थे। ओके, और नीचे कुछ बॉक्स रखे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर था चिंपैंजी। ओके, चिंपैंजी जो था
तो ये उसने बहुत बार प्रयास किया इन केलों को तोड़ने का, ठीक है, मतलब केले लेने का उसने बहुत बार प्रयास किया। फिर उसके बाद में उसके दिमाग में एकदम से चीज़ आई कि उसने बॉक्सेस को जमाया और इजीली जो है केले निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 29 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 29 है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, ठीक है। संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ऑप्शन नंबर ए पियाजे का, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन का, ऑप्शन नंबर डी रॉड्स का, ठीक है। तो संवेग जो है वो एक उत्तेजित दशा है और किसका कथन है ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा मित्रों वुडवर्थ का, ठीक है। वुडवर्थ का है ये कथन कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ जी का। बात करें इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सहसंबंध, ऑप्शन नंबर बी मार्गान्तीकरण, ऑप्शन नंबर सी विलायत, ऑप्शन नंबर डी नवीनीकरण। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों मार्गान्तीकरण, ठीक है। मार्गान्तीकरण के अंतर्गत क्या होगा कि हम बच्चे का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर बच्चा किसी भी आदत न मतलब उसमें कोई भी आदत है तो हम उसका मार्गान्तीकरण करेंगे, उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज करेंगे, तो उसमें हम मूल प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से था मित्रों हमारा आज का सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट आए हैं, ठीक है, और किस तरीके से छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें मतलब कैसे सॉल्व करना है, बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सारा सब कुछ यहाँ पर हमने किया हुआ है मित्रों। तो आप चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा, सारे पीडीएफ देखिएगा, सारे वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी के एग्जाम के लिए। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।